आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। हमारे मेहमान कार्यक्रम में आज के जो हमारे मेहमान हैं वो एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं। वो जब गाते हैं तो लगता है कि सुनते ही जाओ, जब वो मिमिक्री करते हैं तो ऐसा लगता है। पर दोस्तों, मैं नहीं कह सकती कि वो क्या क्या करते हैं और क्या अच्छा करते हैं, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही कि किस तरह से उनकी तारीफ करूं। सिर्फ स्वागत करती हूं और उन्हीं से बातें करते हैं। तो हमारे विविध भारती के स्टूडियो में हम स्वागत करते हैं सुदेश भोसले का। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं आपके बारे में कुछ कहना चाहती थी, पर मुझे ऐसा लगा कि आप अपने बारे में कुछ कहें तो वो हमारे श्रोताओं को ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, अब मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपको कब ऐसा लगा कि आप एक इतनी सारी प्रतिभाएं आपके अंदर हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं? वैसे तो ये सब कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ, बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। अच्छा, एकदम क्वाइट। बिल्कुल क्वाइट, एकदम किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी। तो लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते भी कि भाई बिल्कुल वॉइस, आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह है। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी, सुमन भोसले। मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी, दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है। और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा, क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ। पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। ये तो एक और नई प्रतिभा मैं तो हमारे फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं, एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर पेंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेम नगर का। अच्छा। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। अरे, उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेम नगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफ़ी फिल्में, मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन जैसे कॉलेज में गया तो क्योंकि गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक नेचुरल, एक नैक या ऊपर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है, उसकी इच्छा होती है गाने की, तो वो अपनी आवाज़ में गाता है। लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो। तो ये फ़ायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहाँ मैं ज्वाइन हुआ। तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था। तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाज़ों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था। सब उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का, या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। तो आप जैसे कह रहे हैं कि बचपन में आप बहुत शाई थे जी। तो स्कूल से गाना शुरू किया कि सीधे कॉलेज में ही आ गए? गाना तो बचपन से शौक तो था, लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं थी। बहुत धीरे धीरे, मतलब जैसे जैसे
कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक आध दूसरे गाने गा लेता था मैं। आपको कुछ याद है कि पहली बार आपने कौन सा गाना स्टेज पे गाया कॉलेज में? हाँ, कॉलेज का तो मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसे मुझे बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी। तो वहाँ लोगों को तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ, तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे। और मुझे पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था, लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया। वो गाना था दुश्मन का, किशोरदा का, वादा तेरा वादा। कैसे गाया? कैसे गाया? बहुत कांपते हुए गाया। नहीं तो हमको बताइए ना गा के कुछ। हर सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया। वंस मोर के बाद दोबारा मुझे गाने के लिए कहा गया। एक वहाँ कोई आ गया ढोलक लेके, वो बजाने लगा, और दोनों बार गा के जब मैं उतर गया तो सामने जो कुछ लोग बैठे थे बोले सुदेश भैया ये आप दोनों आंखों से मतलब सीधे क्यों नहीं देख रहे थे? मैं हो गया तो मेरी आंखें एक दूसरे से मिल गई थी। क्यों? बाय द टाइम ये गाना खत्म हुआ, हाँ। क्योंकि मैं जहां देखूं लोग मुझे घूर के देख रहे हैं, यहाँ देखूं घूर के, तो फाइनली मेरी हिम्मत हार के मैं एकदम काना होके देखने लगा, माइक की तरफ देख रहा हूँ। बाय द मतलब गाना जैसे खत्म हो गया ना, दोनों आंखें एक दूसरे से मिल गई थी। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था। अच्छा। बड़ा ही भयंकर। आपकी ये बातें जो है इतनी अच्छी हैं, और आपने एक कला का अपना और बता दिया कि आप पेंटिंग भी करते थे, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या पूछूं। तो इस बीच ऐसा करते हैं गाना सुन लेते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना? मैं चाहूंगा कि बिल्कुल मेरा गाया हुआ फिल्म का गीत है जो मैंने अमिताभ बच्चन साहब के लिए गाया, फिल्म बागबान के लिए। हाँ, मतलब कई लोग ये भी समझते हैं कि अमिताभ बच्चन नहीं गाया। हाँ जी, कई लोग समझते हैं। लेकिन ये एक गाना मैंने गाया इस फिल्म में, मेरी मखना सोनी तेरी चाल सोनी वे। चलिए सुनते हैं। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए मर जावा है तेरे बिन वे, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे। हाय सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, हाय चांदनी की हसीन मूरत है, सब हसीनों से खूबसूरत है। जान दिल से मैं तुझ पे मरता हूँ, तू मेरे प्यार
मेरी तकदीर मेरा ख्वाब है तू, सब सितारे है माहताब है तू, तुझसे सारे हसीन शर्माए, सब हसीनों से लाजवाब है तू। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाँ सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चल बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए है चल बलिए। दिल गया दिलरुबा बनाने में, खुद को खोया है तेरे पाने में, हुस्न से तूने रोशनी कर दी, आके मेरे गरीब खाने में। तो मेरी सांसों की रवानी है, तेरे दम से मेरी जवानी है, तेरी जुल्फों के घने साए में मेरी जन्नत है, जिंदगानी है। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। हाय सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। मेरी मखना मेरी सोनिए, मर जावा है तेरे बिन में। सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगती कमाल सोनी वे। सोना मेरा यार सोना वे, नचदा कमाल सोना वे। मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए। आपने बताया कि आप ये जो फिल्मों के जो होर्डिंग्स होते हैं ये बनाते थे, जी। तो जो पेंटिंग है आपकी, अभी आपकी और कलाएं इतनी उभर के आ रही हैं, तो ये जो पेंटिंग है ये कहाँ रह गई पीछे? पेंटिंग एक्चुअली क्या हुआ, पेंटिंग मुझे बहुत पसंद थी, मैं दिन रात पेंटिंग करता था। उस समय मैं थोड़े बहुत शोज भी जब करने लगा था तो अपने स्केच बुक या लेकर मैं कई जब मैंने बाद में फिल्म स्टार्स के साथ या
उनके साथ शोज करने शुरू किए तो मैं फ्लाइट पर या टूर पे उनके स्केचेस बना के उनको दिया करता था। अब बहुत ज़्यादा वक्त मिलता नहीं, लेकिन फिर भी जब भी फुर्सत मिलती है, घर में ही मैंने एक कॉर्नर में अपना वो सारा कैनवास वगैरह लगा रखा है। जब भी मूड होता है, बहुत कम समय मिलता है, लेकिन अपने आप के लिए, अपनी जैसे सुकून के लिए मैं स्केचेस वगैरह कर लेता हूँ। अच्छा, और आप ये जो मिमिक्री करते हैं, ये आपको कब पता चला? मिमिक्री का भी एक इंसिडेंट हुआ कि इतनी सारी मतलब मिमिक्री कर सकता हूँ या इमिटेशंस कर सकता हूँ। ये भी ऐसे ही अचानक हुआ कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म मैंने देखी और कॉलेज गया और वो इतनी फिल्म अच्छी लगी थी, ख़ास तौर पे सभी अमजद खान, विनोद खन्ना और अमित जी की अदाकारी, और स्पेशली अमित जी का रोल इतना दिमाग में बैठा हुआ था। दूसरे दिन मैं स्कूल गया, अपने कॉलेज पहुंचा और इंटरवल में एक लड़की आ रही थी सामने से, तो अचानक बोला, हे जोराजान दरवाज़ा खोल दे। तो अब उस लड़की ने तो सुना नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स जो थे साथ में बोले, ये तो अमिताभ बच्चन जैसी लग रही आवाज़। तो मैंने कहा नहीं। अच्छा, तब तक आपको मालूम नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मजाक में मैंने दरवाज़ा खोल दे जोराजान सारी दुनिया को जला के रख दो, ऐसे मजाक में बोल दिया। तो मुझे दोस्त बोलने लगे, यार बहुत अमिताभ बच्चन जैसा बोला तूने। बोला हो ही नहीं सकता। तो उसमें हमारा एक दोस्त था जो देव साहब का बड़ा फैन था, देवानंद साहब का। तो ये बहुत पुराने मतलब बहुत कई साल पहले की बात है, मतलब आपके कॉलेज के समय। हाँ, तो उस समय हुआ ये कि वो मेरे घर पे एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर लेके आया। बोले तुझे यकीन नहीं आता? बोले सुन। तो वो देव साहब की आवाज़ में मुझे सवाल करने लगा कि कैसे हो अमित जी, आजकल क्या कर रहे हो? और मैं अमित जी की आवाज़ में जो मुझे दिल में आया मैं बकता गया। फाइनली जब उसको रिवाइंड करके हमने सुना तो मैं भी हैरान हो गया कि यस, बहुत मिलती जुलती आवाज़ है। अच्छा? तब मुझे भी लगा कि इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ये कोशिश की कि जब जब भी मुझे कॉलेज में मौका मिलता था, कहीं भी स्टेज पे, तो गानों के साथ साथ एक एक लाइन, 2 लाइनें मैं माइक पे बोलता था, ताकि मालूम पड़े लोगों का रिस्पांस क्या है। अच्छा। अगर ऑडियंस इसे एक्सेप्ट करती है तो इसका मतलब ये वाकई, या तो कभी लगता है ना मैं बहुत अच्छा गाता हूँ या मैं बहुत अच्छी नकल करता हूँ, लेकिन जब तक ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं करती, हम लोग वो सर्टिफिकेट होता है कि यस और नो। तो ऐसे ही एक मौके पे मुझे एक कॉलेज, किसी और कॉलेज के शो में बुलाया गया और ऐसे ही दोस्ती यारी दोस्ती में हम शो करने गए। तब पहली बार अनाउंस किया गया था कि एक नया आर्टिस्ट है जो अमिताभ बच्चन की नकल करेगा। तो वहाँ तो कॉलेज स्टूडेंट्स थे, वो तो बोले आज तक तो कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं, कि काफ़ी मिमिक्री आर्टिस्ट थे उस वक्त, लेकिन अमित जी की नकल करने वाला कौन आ गया ये। तो शुरू में तो लोग मजाक करने लगे, मतलब स्टूडेंट्स, लेकिन जैसे मैंने उस डायलॉग को शुरू किया तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हुआ और वंस मोर पे वंस मोर। तो उस कौन सा डायलॉग था? ये फिल्म अमर अकबर एंथनी का एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन जैसा एंथनी नाजिर हुसैन साहब का मर्डर कर देते, जीवन फादर जो होते हैं चर्च का उनका। तो एंथनी वहाँ पहुँच के जीसस से पूछता है उनके स्टैचू की तरफ देखकर कि ये खून किसने किया है वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसा था कि बड़ा ही सीरियस वो है, इधर तुम्हारा घर में, तुम्हारा सामने किसी ने फादर को, और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सलावर इस बच्चा लोग को? ये पालता है ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं। क्या बात है। तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने ला के डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक जैसे मौके मिलते गए मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था। तो दैट्स वाई लोगों ने बहुत पसंद किया, तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई। अभी तक बहुत बहुत पसंद करते हैं, हर वक्त आपको सुनना चाहते हैं। अच्छा, जब आपने अमित साहब की नकल की और अभी तो आमना सामना हुआ आपका उनसे, तो
उनका कैसा रिएक्शन था कि आप जो ये नकल करते हो कैसी है? उनका रिएक्शन शुरू में जब मैंने पहली मर्तबा जब गाया उनके लिए, वो था जुमा चुमा से पहले, अजूबा फिल्म के लिए। तब उस वक्त शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये हैं सुदेश भोसले, इन्होंने गाया है, आपके जो 2 गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे। तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाज़ें तो बहुत मिलती जुलती हैं, हमें तो पता ही नहीं चला ये गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुमा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने सुदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया उस वक्त। हाँ, मतलब बहुत मुश्किल है ये पहचानना कि आप गा रहे हैं कि अमित जी वो खुद। बल्कि अभी उल्टा हो गया, जब मैं गाता हूँ तो ठीक है, लेकिन अमित जी जब गाते हैं तो लोग बोलते हैं ये गाना सुदेश ने गाया है। एक और गाना है शावा शावा। रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दो सबको घायल। हे कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। एवरीबॉडी शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। ये हाजी बादशाह की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1 2 1 2 3 4। रूप तेरा सोना सोनी तेरी पायल, रूप तेरा सोना सोना सोनी तेरी पायल, छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। ये से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। रूप है मेरा सोना, सोनी मेरी पायल। रूप है मेरा सोना सोना, सोनी मेरी पायल। छन छना छन ऐसे छन के कर दे सबको घायल। कह रहा आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। Everybody शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा, माहिया से शावा शावा। माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा, माहिया वे आजा माही, माहिया वे आजा। आजा गोरी नचले है शावा, नचले वे नचले है शावा। अरे आजा गोरी नचले है शावा, नचले वे नचले है शावा। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। सुन के तेरी बातें सोने यार वे, माही मैनू तेरे नाल प्यार वे। हाय मैं मर जावा, दिल जानिए हाय मैं मर जावा।
अच्छा, आपसे इतनी बातों के बीच में ये तो मेरे को खास अपने श्रोताओं के लिए मुझे ये आपसे पूछना था कि आप कहाँ के हैं और अच्छा। कैसे इस तरफ आपने, जैसे कि आपने कहा कि आप होर्डिंग्स फिल्मों के पेज जी। करते थे, तो एकदम से ये मौका कैसे मिला गाने का? और कौन सा गाना पहली पहली बार गाया आपने अच्छा, प्लेबैक सिंगिंग? पहले तो ये कहूँगा कि आपने मैंने कहा ये कि म्यूजिकल बैकग्राउंड से आया हूँ और पेंटिंग भी, तो ये दोनों कलाएं जो है मतलब मैं गोवा से हूँ। अच्छा। नेटिव प्लेस गोवा है। गोवा में एक गांव है शिरोड़ा, शिरोडकर जो हमारे हाँ, शिरोडकर, कामाक्षी देवी पणजी से कुछ आधे पौन घंटे पे है। तो शिरोड़ा गांव से मेरी माँ मेरे पिताजी बिलोंग करते हैं और जैसे मैंने कहा मेरी नानी दुर्गाबाई शिरोडकर, तो उसकी वजह से आर्ट जो है हम लोगों में पूरा खून में भरा हुआ है। ये जो आपने कहा कि कैसे मौका मिला, मैं जैसे कहा कि कॉलेजों में मैं परफॉर्म करता था, उसी तरह कहीं यूं ही परफॉर्म करते हुए मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा जो काफ़ी मशहूर ग्रुप हमारे इंडिया का है, उन्होंने मुझे सुना 1982 में। और तब मुझे सुना कि मैं गाता भी हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ, और किसी एक शो में उन्होंने सुना और कॉम्पेयरिंग में मैं कर रहा था एंकरिंग, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि कहा कि हमारे साथ आप शोज़ करोगे? तो मैं बिल्कुल फ़ौरन 1 सेकंड में हाँ बोल दिया। और ज़्यादातर प्लेबैक सिंगर्स और फिल्म स्टार्स उस वक्त जब भी स्टेज शोज़ करते थे, स्पेशली किशोर कुमार जी अपना कोई स्टेज शो करते तो मेलोडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा को अपने साथ ले जाते थे। तो मैं वहाँ ज्वाइन हुआ 82 में, और ये तो ऐसे ही पता ही नहीं था कि मैं पेंटिंग करते करते अचानक उन्होंने, मतलब शोज़ भी करता था तो उन्होंने बुला लिया उनके साथ। जो मैं गया 82 से, उस दिन से जो मैं बाहर अपनी बैग लेके निकला हूँ आज तक घूम ही रहा हूँ। और सबसे उसमें मुझे फ़ायदा ये हुआ कि क्योंकि किशोरदा हमेशा मेलोडी मेकर्स को अपने साथ ले जाते थे ऑर्केस्ट्रा, तो अपने आप किशोरदा के साथ मेरी जान पहचान हुई। और मैंने किशोरदा के साथ 5 साल स्टेज पर काम किया है। जैसे मैं उनके शो का अनाउंसर हुआ करता था, उनके शो की शुरुआत मैं करता था, 3-4 गाने गा के हर गाने के बाद किशोरदा को विंग्स में मैं देखता था, तो किशोरदा बोलते एक और गाओ। जब तक साउंड ठीक तरह से वो सेटिस्फाई नहीं होते तब तक वो स्टेज पे नहीं आते थे। और फिर किशोरदा को मैं स्टेज पर इंट्रोड्यूस करता था, और बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं कई साल, कई हज़ारों शोज़ में किशोरदा को मैंने 3-3 घंटे लगातार विंग्स में बैठ के सुना, देखा है कि वो कैसे परफॉर्म करते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, कैसे आवाज़ को थ्रो करते हैं, और कैसे लोगों को इन्वॉल्व कर लेते हैं अपने साथ। तो ये मैंने बहुत सीखा उनसे। फिर मैंने उस वक्त जैसे जितेंद्र साहब, श्रीदेवी जी, अमजद भाई, असरानी जी के साथ मेरी लाइफ का फर्स्ट फॉरेन टूर जो हुआ 1984 में फिजी आइलैंड्स में गया था, वो था हेमा मालिनी जी, हेलन जी और असरानी जी के साथ। तो पूरा 1 महीने का टूर था। तो इन बड़े कलाकारों के साथ मैंने परफॉर्म किया, उनको देखा है ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, बैक स्टेज, ये कलाकार कैसे बर्ताव करते हैं, तो उससे बहुत मैंने सीखा। और 1986 में एक शो हमारा देखने आशा जी आई थी। आशा जी ने उस वक्त वो शो देखा और उन्होंने हमारे जो मैनेजर थे उनसे पूछा ये लड़का कौन है? बोले बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। और उसी दौरान आशा जी से एक स्टूडियो में मुलाकात हुई और आशा जी ने मुझे कहा कि जब मैं उनसे मिला, मैंने पैर छुए, मैंने कहा मैं सुदेश भोसले हूँ। तो बोले हाँ मैंने तुम्हें देखा है 2 दिन पहले, तुम सचिन दा की बहुत अच्छी नकल करते हो। तो बोले मुझे एक बार सुना दो वो आवाज़। तो अब आशा जी सामने से कह रही कि गाना सुना, तो मैं तो सर से पांव तक कांपने लगा, और साथ में कोई म्यूजिशियंस भी नहीं थे उस स्टूडियो में उस वक्त। तो फिर भी मैंने आंख बंद कर ली, एकदम भगवान का नाम लिया और एक गाना गाया, वो अमर प्रेम का। डोली में बिठाई के कहा हो लाए मोरे सजना के द्वार, ये गाना मैंने गाया। और जब गाना पूरा थैंक यू, जब मैंने गाना पूरा गाने के बाद मैंने आंखें खोल के देखा तो आशा जी जो है दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढक लिया था उन्होंने ऐसे, और जब जैसे मैं अंदर गया तो उन्होंने हाथ हटाए तो दोनों आंखों से उनके आंसू बह रहे थे। और वो कहने लगी कि मुझे लगा कि सामने दादा खड़े होके गा रहे हैं। और उन्होंने फिर मुझसे गवा के कैसेट में वो गाना करवाया, और वो कुछ बोली नहीं, ले गई वो कैसेट।
दूसरे दिन आर डी बर्मन साहब के यहाँ से मुझे फ़ोन आया कि सुदेश आपको बुलाया है पासपोर्ट लेके। ये 86 की बात है। और मैं पंचमदा के घर गया पासपोर्ट लेके, तो कहने लगे, आशा जी ने कहा हाँ यही लड़का है वो। तो बोले मेरे बाप की आवाज़ में गाते हो? तो पंचमदा की ये रिएक्शन थी कि तो मैंने पैर छुए। तो और मुझे वो उस वक्त हांगकांग ले गए इमीडिएट कुछ 7-8 दिनों में, और वहाँ मुझे स्टेज पे अपने साथ गवाया पंचमदा और आशा जी ने, और वो मेरा फर्स्ट शो था उनके साथ। वहाँ जब सचिंदा की आवाज़ में पंचमदा ने मुझे सुना तो वही सीन रिपीट हुआ। सुन मेरे बंधु मैंने गाया तो बिल्कुल स्टेज पर आके लिपट के रोने लगे आर डी बर्मन साहब। और वहाँ अनाउंस किया उन्होंने कि जब मैं बॉम्बे जाऊँगा हांगकांग से तो पहला गाना जो होगा वो सुदेश भोसले का होगा। एंड उसी तरह उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया। फिल्म का नाम था ज़लज़ला। छोटा सा गाना था पर पहला प्लेबैक जो मैंने किया वो 1986 में, मतलब पार्श्व गायन की दुनिया में जो आपका पहला कदम था। आर डी बर्मन साहब ने मुझे ब्रेक दिया। एक लाइन सुनाएंगे इस गाने की? गाना बिल्कुल ये था, होली आई रे होली आई रे, इस तरह का कुछ था। और उसमें भी कुछ शत्रुघ्न जी की आवाज में एक अंतरा था जगदीप जी के, लेकिन फर्स्ट ब्रेक जो था एक फिल्म के लिए मैंने पहली बार गाया। और उसके बाद मैंने कई साल आर डी बर्मन आशा भोसले नाइट में, मतलब मैं इनका एक हिस्सा था उस शो का। अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का प्रोग्राम हमारे मेहमान, और आज इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुदेश भोसले। आपसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। एक गाना मैंने अभी गाया क्योंकि पुराने जमाने की बातें चल रही। एक गाना नई फिल्म है लेकिन गाना पुराना था जो मुकेश जी ने गाया था। मुकेश जी का शायद ये पहला गाना था एज अ प्लेबैक सिंगर, दिल जलता है तो जलने दे। हाँ। और वो गाना मुझे सुभाष जी ने अपनी नई फिल्म जॉगर्स पार्क में मुझसे गवाया था। तो वो आपने गाया है गाना? जी हाँ। दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे, यूं पर्दनशी का आशिक है, यूं नाम वफा बर्बाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। बहुत खूब। हाँ सुदेश जी, आप इतने सारे स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो इतने सालों से करते आए हैं, तो जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आप कैसा फील करते हैं कि आज क्या होने वाला है? मतलब स्पॉन्टेनियस आप कुछ आइटम वहाँ शुरू कर देते हैं या पहले से प्लान करते हैं? आज तक कभी कोई शो प्लान नहीं किया, क्योंकि मेरे हिसाब से हर शो पहला शो होता है और हर शो में एक ये होती है, मतलब एग्ज़ाम होती है कि इम्तिहान होता है कि आज क्या होगा, क्योंकि लोग ऑडियंस हर शो में अलग होती है। हर शो की ऑडियंस उस इलाके के हिसाब से, उस एरिया के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से अलग अलग होती हैं। ओवरऑल पॉपुलर गाने तो होते ही हैं, लेकिन कुछ लोग कभी कभी अचानक हम तैयार करके जाते हैं कि आज फास्ट गाने सुनेंगे, लोग पता चलता कि लोग पुराने गाने के शौकीन हैं, तो हमको उस शो को ऑन द स्पॉट चेंज करना पड़ता है। तो हर शो नया होता है, लेकिन एक है इतने शोज करने के बाद पहले 2 गानों में लोगों के बारे में मालूम पड़ जाता है कि आज लोग क्या पसंद करते, किस मूड में है। तो ये फिर हमको गाने चेंज करने में बड़ा इसमें सहायता मिलती है। और गाने तो रेडी होते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रुप होता है, जो ट्यूनिंग हमारी इतनी अच्छी है कि लोग जब चाहते हैं या मैं उनसे बोलने लगता हूँ तो म्यूजिशियन समझ जाते हैं कि हम क्या गाने वाले हैं। तो बिना रिहर्सल के भी हम शो कर सकते हैं कभी कभी। तो शोज की पूरी रिहर्सल करते हैं या ऑडियंस को देख के फिर आप डिसाइड करते हैं कि ये गाना है? जब नया कोई गाना आता है तो हम रिहर्सल करते हैं उसकी। अच्छा। और जब 2-3 बार स्टेज पे गा लिया, जब वो पूरी तरह सेट होता है, उसके बाद कोई रिहर्सल नहीं होती। अगर हमें अचानक भी रात को 12 बजे उठा के भी शो करना हो तो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, जैसे आप गाना तो गाते ही हैं स्टेज पे,
तो मिमिक्री का कौन सा आइटम आपको सबसे पसंद है और किस तरह उसको आपने इम्प्रोवाइज किया है, और वो हमारे जो सुनने वाले हैं बिल्कुल कान लगा के बैठे हैं कि अब कौन सा मिमिक्री आइटम देने वाले हैं सुदेश नहीं, मुझसे? एक्चुअली क्या है, दो चीजें होती है। एक स्टेज पे जैसे फिल्मी गाने सुनने के लिए जब लोग आते हैं, ऑर्केस्ट्रा जिसको बोला जाता है, तो उसकी जो ऑडियंस होती है वो मासेस होते हैं, जो जैसे ना फिल्मी गाने पॉपुलर और इजी गाने जो ना ज्यादा दिमाग को तकलीफ नहीं मतलब क्लासिकल खुला मनोरंजन, खुला और इजी सिंपल। जैसे शंकर जयकिशन जी ने कहा था ना कि उनका गाना ऐसा गाना होना चाहिए फिल्म में कि जो ठेला जो चलाता है वो भी गा सके। इतना इजी, इतना सिंपल होना चाहिए गाना, तब वो गाना पॉपुलर होता है। अगर हम ज्यादा क्लासिकल या कुछ हेवी करने लगे तो वो गाना हमारे भी समझ में नहीं आएगा, जो गाने वाला है उसको भी समझ में नहीं आएगा। तो स्पेशली फिल्म प्लेबैक सिंगिंग का यही मतलब डिफरेंस है दूसरे गानों में से। जैसे किशोर दा कहते थे ना, मतलब और सबसे डिफिकल्ट चीज भी है ये प्लेबैक सिंगिंग, कि किशोर दा कहते हैं कि 3 मिनट में हमको सुर ताल भी संभालना है, उस गाने के एक्सप्रेशन को भी संभालना है, उनके प्रोनाउंसिएशन को भी संभालना है, प्लस उस गाने के मूड को भी देखना है, और वो सिर्फ 3 मिनट में सब कुछ देना है, और हीरो को भी ध्यान में रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। मिमिक्री का जो है मैंने इसलिए कहा कि जो शोज़ में हमारी ऑडियंसेस आती है वो सिर्फ प्योर एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, उनको कुछ सीखना नहीं है हमसे, उनको सिर्फ 3 घंटे बस मनोरंजन करना है, हंसना है, खुश होके जाना। तो उस वक्त ये मिमिक्री जो होती है एक एडेड बोनस होता है उनके लिए। जैसे कई बार 10 गानों के बाद एक मिमिक्री का आइटम आता है। मेरे शो में, अपने शो में यही मैं कोशिश करता हूँ कि मनोरंजन पूरी तरह का हो। जैसे कुछ अगर 60 साल का अगर बूढ़ा भी बैठा तो केएल सहगल या तलत साहब को सुना तो वो भी खुश हो जाते हैं, या शावा शावा सोना सोना सुना तो यंग लोग भी खुश हो जाते हैं। और साथ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हंसने का बड़ा हंसना बड़ा अच्छा लगता है। तो उस वक्त मिमिक्री ऐसी होती, एक तो अलग अलग मिमिक्री होती है, अलग अलग कॉमेडी आइटम्स होते हैं। एक तो ये जो स्टार्स की हम लोग मिमिक्री करते हैं कि एक डायलॉग लेकर उसको इमिटेट करना अलग अलग इसमें, या जो लेटेस्ट चीज़ हो जो करंट। जैसे शुरुआत हमने जब की थी जुम्मा चुम्मा, जब गाना पॉपुलर हुआ तो मैं जुम्मा चुम्मा पर मैं लोगों के सामने मिमिक्री करता था। जैसे अगर ये जो गाना मैंने गाया उसमें अमित जी के लिए मैं जो शुरू में डायलॉग कहा कि अरे ओ जुम्मा बाहर निकल, आज जुम्मा है वगैरह, तो यही गाना हम कहते हैं कि अमित जी की जगह ओम प्रकाश जी चुम्मा मांगते किमी काटकर से। तो वो कैसे होता था, अरे जुम्मा मेरी जान मन बाहर निकल है, तू अंदर मैं बाहर है, क्या फायदा है, जल्दी से बाहर निकल ले और मेरी भागवंती के आने से पहले मुझे एक चुम्मा दे दे, पप्पी दे दे, पप्पी दे दे। तो उसी तरह अच्छा, सब आर्टिस्ट का ऐसा करते थे। हाँ जी, तो जैसे अशोक कुमार जी करे, अरे ओ जुम्मा बेटी इधर आजा, शर्माना नहीं है, अपने घर के लोग हैं, आजा मेरे पास आजा और मुझे भी एक चुम्मा दे दे। तो जैसे संजीव कुमार जी भी अगर यही डायलॉग बोलते तो, जुम्मा तू अंदर क्या कर रही है, जुम्मा बाहर निकलना, याद है पिछले जुम्मे को तूने मुझसे वादा किया था कि अगले जुम्मे को मुझे चुम्मा देगी, वादा करके मुकरना ठीक नहीं है जुम्मा, मैं चुम्मा लिए बगैर नहीं आऊंगा। तो ऐसे कई कलाकारों, और ये भी कई आइटम्स ऐसे होते हैं ना, हर शो में एक एक आइटम बनते जाता है, और वो कभी कभी हम लोग आइटम बनाते नहीं, कुछ कैरेक्टर्स मिल जाते हैं। और जैसे एक आइटम है, जैसे ये जुम्मा चुम्मा की मैंने कॉमेडी की, लता जी का एक गाना था संजोग फिल्म में, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे जू 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 जू। तो हम लोग बस में ट्रैवल कर रहे थे, अचानक मेरे जहन में आया ये गाना, अगर जैसे बच्चे को सुलाने की लोरी है, ये गाना अगर लता जी की जगह असरानी गाते तो ऐसे हमने दोस्तों में कर लिया, इतना सब हंसने लगे। तो स्टेज पे किया तो लोगों ने पसंद किया, तो हम कहते हैं कि असरानी जी अब लता जी के इस मीठे गीत को असरानी की मीठी आवाज में सुनिए। अब असरानी जी गाएंगे, इस गीत को बर्बाद करेंगे, बच्चा सामने है, अभी जिंदा है, अब असरानी गाते हो कैसे, यशोदा का नंद लाला ब्रिज का उजाला रे, मेरे लाल जैसा कोई भी लाल नहीं रे, जू 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 जू। आई बच्चा हमेशा क्लिस हो गया।
तो ये कुछ किस्से बन जाते हैं, कुछ आइटम बन जाते हैं, या आते जाते कई किस्से हो जाते हैं, लोगों को सुनाते हैं तो लोग पसंद करते हैं। बहुत, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपकी ये जो मिमिक्री है, अभी मैं भी मतलब बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ, और हमारे जो सुनने वाले हैं जी। कि मतलब कितनी कितनी बार आपके मुंह से ये सुनना चाहते होंगे। तो ऐसा कौन सा सबसे अच्छा आपका मिमिक्री आइटम है जो जहां जहां आप जाते हैं, जिस स्टेज प्रोग्राम में आप जाते हैं, सब सुनना चाहते हैं? इनमें से कोई है कि कोई अलग? नहीं, ये भी है, जैसे अमित जी के जो डायलॉग्स हैं वो लोग सुनना चाहते हैं बार बार, और कहते हैं क्योंकि अमित जी तो हर जगह पहुंच नहीं सकते तो हम पहुंच जाते। एक मैंने देखा कि जब ऐसे आइटम्स हम करते हैं, स्पेशली असरानी जी वाला आइटम, लोग बहुत इसकी फरमाइश करते हैं। और इसकी एक खास बात मुझे ये लगती है कि इसकी वजह ये भी लगती है कि मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं मिमिक्री करूं, इमिटेशन करूं, उनकी नकल करूं, लेकिन मैंने किसी एक्टर का मजाक नहीं उड़ाया आज तक। हाँ, वैसे ये बात भी है कि आप हंसिए पर किसी पर मत हाँ, हंसिए। तो जैसे अशोक कुमार भी हो या ओम प्रकाश हो, तो उनकी आवाज़ से उनके जो प्लस पॉइंट्स हैं उनको लेकर हमने लोगों को हंसाया, प्योर मनोरंजन दिया। जैसे असरानी जी के सामने भी ये मैंने आवाज़ उनकी दी, वो भी खुश हो जाते, वो कभी ये नहीं कहते अरे तुम मुझे बिगाड़ रहे हो। या कई शोज में ऐसे हैं कि असरानी जी भी सामने, मैं भी हूँ, और दोनों असरानी की आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो लोगों को और भी मज़ा आता है। तो स्पेशली अमित जी की आवाज़ हो या अजीत साहब भी बहुत पॉपुलर है। और ये भी बता दूं कि मैं पहला आर्टिस्ट था जिसने अजीत साहब को स्टेज पर इमिटेट किया। जैसे जुम्मा चुम्मा का ही आपको सुनाता हूँ। जुम्मा डार्लिंग, वेरी स्मार्ट गर्ल, तुम जानती नहीं हो जुम्मा, हमने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत से चुम्मे लिए हैं। तुमने अगर हमें चुम्मा देने से इनकार किया तो हम टाम को भेजकर तुम्हारी कनपट्टी के नीचे बॉम्ब लगा देंगे। फिर न कहना हमने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी। न रहेगी जुम्मा, न रहेगा चुम्मा। ऑल द बेस्ट। तो ये कई आवाजें हैं, लोग बहुत सुनना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं, और जब अच्छी ऑडियंस हो तो हमें भी मजा आता है करने के लिए। आपको इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लगता है मिमिक्री आइटम, आप जिसे बिल्कुल दिल से करते हैं? ऑफ कोर्स अमित जी की आवाज इमिटेट करना अच्छा लगता है। संजीव कुमार मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आपको एक बात बता दूं कि बहुत कम लोगों को पता है कि संजीव कुमार जी के गुजरने के बाद उनकी 5 फिल्मों को मैंने पूरा किया है उनकी आवाज में। अच्छा? जैसे लव एंड गॉड, कत्ल, ऊंच नीच बीच, प्रोफेसर की पड़ोसन, दो वक्त की रोटी, ये 5 फिल्में रेडी थी उनकी, शूटिंग हुई थी, लेकिन जो वॉइस डबिंग पूरी नहीं हुई थी। तो लव एंड गॉड, ये जो जितने फिल्में, सारी आवाज़ें संजीव कुमार की, चेहरा उनका है, आवाज़ मेरी है। एक गाना वो सुनाना मैं चाहूँगा जो अगेन मेरी आवाज़ में नहीं है, किसी मतलब दूसरी आवाज़ में गाया मैंने, और चाहूँगा ये झनकार बीट्स फिल्म का टाइटल सॉन्ग जो है, जैसे झनकार तर 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 थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, झनकार। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, झनकार। थोड़ी मस्ती, थोड़ी यारी, थोड़ा प्यार, झनकार। इसके बिना जीना क्या बिल्कुल बेकार, झनकार। कहे कोई कहे जो कहे, रहे कोई जहां भी रहे, करना तो होगा इकरार। समझ सके कोई तो समझे, वरना आके सीखे हमसे, हर पल को करना मजेदार, झनकार, 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 झनकार।
कोई कसम से, वरना आके सीखे हमसे, हर पल को करना मजेदार। झनकार, 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 तीरारारारे, झनकार, झनकार, तीरारारारे, किस आवाज की आवाज निकालना पसंद है कि कौन सी वो ऐसी बहुत खूबसूरत आवाज, जैसे आपने अभी बताया कि अमिताभ जी की आवाज आपको बहुत अच्छी लगती है, तो उनके गाने गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? देखिए क्या है कि वो चीज़ मुझे अच्छी लगती जो मैं कंफर्टेबली कर सकता हूँ। वैसे कई मैं चाहूँगा कि मैं आशा जी की आवाज़ में भी गाऊँ, लेकिन जो मुझे पॉसिबल नहीं उसके पीछे मैं नहीं पड़ूंगा, मैं जानता हूँ। क्योंकि अमित जी की सिंगिंग वॉइस भी पॉपुलर थी, जैसे रंग भर से उन्होंने गाया था मेरे अंगने में, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो कि लोगों को जैसे सिंगिंग वॉइस भी अमित जी की पता है, तो उससे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो उस वक्त मैं प्लेबैक सिंगर बनने से पहले भी मैं उनके गाने गाता था स्टेज पर जो उन्होंने गाए थे। अच्छा, तो उसका भी मुझे काफ़ी फ़ायदा हो। और जो स्पेशल जो पॉपुलर चीज़ है उसको स्टेज पर लाइव परफॉर्म करते हुए हर चीज़ अच्छी लगती है। और मेरे साथ ऐसे हुआ क्योंकि मैं अलग अलग आवाज़ों में गाता हूँ, तो आज तक वही एक उसकी दूसरी नेगेटिव साइड ये भी है कि आज तक मैं अपनी आवाज़ में नहीं गा पाया कभी। क्योंकि लोगों ने जैसे जुम्मा चुम्मा हिट हुआ तो या तो लोगों ने मुझे अमित जी की आवाज़ में ही गवाया या तो मुझे अलग अलग आवाज़ों में गवाया। जैसे नाना पाटेकर की फिल्म आई थी क्रांतिवीर, उसमें वो बिंदू जी के साथ गाना आया था, मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी नंबर 1 कधी नंबर 2, त्या दिवशी झाला फीवर सुरू, कधी नंबर 1 कधी नंबर 2, यू नो माय एज इज 30+9, ओह दैट मीन्स यू आर ओल्ड वाइन। तो ये कलाकारी हुई ने। फिर तिरंगा में एक गाना था नाना पाटेकर और राजकुमार जी, तो आप सोच सकते कभी राजकुमार जी गाना गा सकते, लेकिन मैंने गाया, उसमें 2 फिल्मों में गाया था। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। सौदागर फिल्म में मैंने गाया था राजकुमार जी के लिए, इमली का बूटा भेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम 2 शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। तो ये मिमिक्री की वजह से ये भी मैंने किया है। और जैसे अनुपम खेर जी के लिए गाना था, श्रीमान आशिक में एक गाना था, लड़कियों से ना मिलो तुम, लड़कियां तो हैं बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम, लड़की आ लड़की ई, लड़की ई इनकी बेवफा अदाएं आ। ये तो ऐसी कलाकारी बहुत कराई गई मुझसे। एक अमिताभ जी का कोई अच्छा बड़ा सा डायलॉग एक बार। अरे बाप रे, बड़ा सा डायलॉग तो नहीं है, छोटे छोटे 2। हाँ, मुंशी जी, हमारी जिंदगी का तंबू 3 बम्बों पे खड़ा है, शायरी, शराब और आप। इन तीनों बम्बुओं में से एक बम्बू भी हिल गया ना, हमारी जिंदगी का तंबू खड़ जाएगा। आप ही कहते थे ना मुंशी जी की औरत जब तक मर्द की जिंदगी में ना आए, मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता। बात में वजन पैदा करते करते मुंशी जी हमारा वजन कम हो गया। अगर ये मोमबत्तियां बुझने से पहले वो नहीं आई मुंशी जी, तो जिंदगी भर के लिए हमें मोमबत्तियों से नफरत हो जाएगी। लेकिन एक बात कहें मुंशी जी, वो आएगी जरूर, वो जरूर आएगी। क्या बात है, बहुत खूब। बहुत अच्छे। अभी इतने जो हमारे प्रोग्राम का जो सीमित समय है जी, उसमें मैं सोच रही हूँ कि क्या अच्छे से अच्छा श्रोताओं के लिए मैं आपसे पूछ लूं और उनको खुशी मिले, वो हंसे खूब जी भर के। अच्छा, अब आपकी पसंद का एक गीत, एक गाना और फिर वही है, मेजर साहब में एक गाना गाया था मैंने, सोना सोना दिल मेरा सोना। कैसे गाया था? कैसे गाया था वैसे गाया। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई है, सोना सोना
अरे दिल मेरा सोना सुरमे वाले नैन लड़ा के ले गई, होय सोना सोना, अरे दिल मेरा सोना। एक पंजाबन कुड़ी पंजाबन, कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना, दिल मेरा सोना। कुड़ी पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना, अरे दिल मेरा सोना। सोना सोना, दिल मेरा सोना। पटाखा दिल चुरा के ले गई, हाय सोना सोना, ओए दिल मेरा सोना। सोना सोना, दिल मेरा सोना। सुर वाले नैन लड़ा के ले गई, हाय सोना सोना, अरे दिल मेरा सोना। सोना सोना, दिल मेरा सोना। वैसे चलते चलते एक बात मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि आपकी सारी प्रतिभा, सारी कलाओं के बारे में हमने बात कर ली, आपकी अपनी जिंदगी कैसी है, कैसा परिवार है, उसके बारे में कुछ।
एक बीवी है, 2 बच्चे हैं। एक बेटी एक बेटा है। उनकी कैसी प्रतिभा आपको दिख रही जी है? हाँ, दोनों भी माशाल्लाह बहुत अच्छे कलाकार हैं। बेटी भी गाती है, श्रुति नाम है उसका, और गाती है, डांस भी बहुत अच्छा करती है। मेरा बेटा भी बहुत अच्छा गाता है, और जो गलती मैंने की थी वो मैं दोहरा नहीं रहा हूँ। उससे अभी गलती से नहीं है, वो बहुत ही अच्छी नहीं, मतलब उससे अभी से वो हाँ। क्लासिकल ट्रेनिंग दी जा रही है, और बहुत ही अच्छा गाता है। सिद्धांत नाम है उसका, और अभी से लगता है कि अच्छा गाएगा आगे जाके, क्योंकि उसको भी बहुत इंटरेस्ट है और बहुत शौक से सीख भी रहा है वो। अच्छा, पत्नी आपकी क्या करती? पत्नी मेरी, शी इज़ अ वेरी गुड पियानिस्ट। अच्छा। या, और उन्होंने ट्रिनिटी स्कूल ऑफ लंदन से काफ़ी एग्जाम्स दिए हैं। प्रोफेशनली शी हैज़ आल्सो प्लेड विद किशोर दा अच्छा ऑन स्टेज। फिलहाल तो बच्चों की तरफ ही ध्यान है, लेकिन अभी भी मतलब चारों कलाकार हैं घर में। क्या बात। सुदेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी जो आप में प्रतिभाएं हैं, सबसे हमारे जो श्रोता हैं वो रूबरू हुए और बहुत आनंद उन्होंने उठाया आपकी मिमिक्री का, गायन का। और तो आपके लिए हमारे विविध भारती परिवार की तरफ से, हमारे सभी लाखों लाख सुनने वालों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही अपनी कला को सुनने वालों तक पहुंचाते रहें और तरक्की करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, और सुनने वालों से मैं भी ये कहूँगा कि इसी तरह का प्यार मुझे देते रहिए, और मैं भी जब तक बने आपका मनोरंजन करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हमारे मेहमान, इस प्रोग्राम में अभी आप सुप्रसिद्ध पार्श्व गायक सुदेश भोसले से निम्मी मिश्रा की बातचीत सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के निर्माण में प्रस्तुति सहयोग दिया उषा मेहता ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। आज के मेहमान।